सोशल मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं विकास। आज मैं राहुल गांधी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करूंगा। क्या राहुल गांधी भारत के ब्रांड लीडर बन पाए हैं? देश में लोकसभा चुनाव का तापमान जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए दिन ब दिन एक दूसरे पर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी भाजपा के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने ज्यादातर भाषणों में नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नजर आते रहते हैं। मोदी और इनकी पार्टी के अन्य नेता भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार प्रहार करते रहे हैं। भाजपा की ओर से जनता के बीच राहुल गांधी की एक खास तरह की इमेज परोसे जाने की कोशिश होती रही है। सवाल यह उठता है कि ऐसा करने के पीछे मोदी एंड कंपनी का आखिर मकसद क्या है? मेरी समझ से एक वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस आज भी सत्तारूढ़ बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कम सीटें मिली, लेकिन इन्हें तकरीबन 20% वोट हासिल हुए थे। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्तमान समय में राहुल गांधी ही उन गिने चुने नेताओं में हैं जो देश का भ्रमण करके जन जीवन की संवेदना को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और पब्लिक के बीच जन संवाद जैसी सभाओं के माध्यम से बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका पर दृष्टि रखने वाले जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी कुछ न कुछ सही कर रहे हैं और कांग्रेस अगर आज भी मैदान में है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी। हालांकि यह वो समय चल रहा है जब राजनीति के मैदान में क्या कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी की तुलना में खड़ा हो सकता है? ऐसी स्थिति में जन भावना के मन मस्तिष्क में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर राहुल गांधी किस तरह बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वह समय याद दिला दूं जब सदन में बैठे प्रधानमंत्री मोदी भी चौंक उठे थे। बात कोई 6 साल पुरानी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। इस दौरान राहुल गांधी बोल रहे थे, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आप मुझे अलग अलग गाली दे सकते हैं, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतनी सी भी नफरत, इतना सा भी क्रोध नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस हूं। ये सब कांग्रेस है और कांग्रेस की इस भावना ने देश को बनाया है। भाषण के खत्म होने के तुरंत बाद वे अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री मोदी के सीट की ओर बढ़े और उनके गले लग गए। यह घटना बीते उन समयों की याद दिलाता है जब विरोधी दल विशेष मौकों पर भेदभाव भूल जाते थे, जैसे
अटल बिहारी वाजपेयी सोनिया गांधी का बहुत आदर करते थे। आज राहुल गांधी ने उस इतिहास को जीवंत बना दिया। व्यवहार की यह मर्यादा आज के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समझने की जरूरत है। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में राहुल गांधी के गले लगने वाले इस व्यवहार को गले पड़ना बताया। आप लोगों को बता दें कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी के राजनीतिक अभियान का प्रमुख हिस्सा रहा है। इसके जवाब में राहुल गांधी के मुख से मोहब्बत की दुकान और विचारधारा की लड़ाई जैसे शब्द पिछले चंद सालों में बार बार सुने जाते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे अपने इन्हीं कथनों के माध्यम से राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हाल की उनकी यात्राओं में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे शायद यही सोच काम कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दिसंबर में हुई पार्टी की स्थापना दिवस रैली के दौरान नागपुर में कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई मैं सत्ता के लिए लड़ रहा हूं, मगर मेरी इस लड़ाई की नींव में विचारधारा है। तभी तो प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले खेमे में रखते हैं, जो उनके अनुसार आरएसएस, बीजेपी जैसी नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ी है, ऐसा उनका मानना है। राहुल गांधी का मानना है कि उनकी विचारधारा प्यार बांटने में यकीन रखती है, जिसके लिए उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। वो कहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का है, मेरी दुकान मोहब्बत की है, और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। वे आगे कहते हैं, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। ये जो पूरा का पूरा संगठन है जिसने देश को आजादी दिलाई, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सबने मोहब्बत की दुकान खोली थी, वही आज हम कर रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी के लोगों को भी मोहब्बत की दुकान खोलने की सलाह दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान को नफरत का माल करार दिया। बीजेपी के अनुसार कांग्रेस एक ऐसी जगह है जहां परिवारवाद, जातिवाद, नफरत और तुष्टीकरण जैसी चीजें मिलती हैं। हालांकि मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ आरएसएस को गाली देना नहीं है, न ही धर्मनिरपेक्षता सिर्फ मुस्लिम परस्ती के लिए होनी चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजादी के आंदोलन से तैयार हुई है। मतलब यह कि हम जो कहें उसे करके दिखाएं भी। राहुल गांधी भले ही आरएसएस और बीजेपी पर हमले करते रहे हों, लेकिन खुद उन पर और उनकी पार्टी पर साफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के आरोप भी लगते रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस और साफ्ट हिंदुत्व, तो आइए हम आपको ले चलते हैं राहुल गांधी के पिता के समय में। राजीव गांधी ने एक ही साथ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। राजीव गांधी पहले मुस्लिम महिला साहबानों के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून ले आए। जब उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगने लगा तो उन्होंने दशकों से बंद बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया।
इसी तरह अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो एक तरफ वो आरएसएस का विरोध धर्मनिरपेक्षता के नाम पर करते हैं और दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा के चुनाव में प्रचार की शुरुआत एक मंदिर से प्रारंभ करते हैं। एक तरफ वे खुद को शिव भक्त और जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं तो दूसरी तरफ वे जातीय जनगणना की वकालत भी करते हैं। खुद को उच्च कुल का दत्तात्रेय ब्राह्मण बताने का राहुल गांधी का यह अकेला प्रयास नहीं है। तकरीबन 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी थे। कांग्रेस तब निचले सदन में 44 के आंकड़े पर थी और राहुल गांधी तब पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त एक अखबार ने उनकी एक फोटो छापा जिसमें राहुल गांधी राजस्थान के पुष्कर में मंदिर में टीका लगाए पंडितों से घिरे पोथी देख रहे हैं। बाद में मंदिर के एक पुजारी के हवाले से छपी खबरों में कहा गया कि राहुल गांधी ने अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया और यह भी कहा कि वे काश्मीरी ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि एक तरफ वो जातिगत जनगणना करवाने की बात करते हैं जिसके मूल में समाज में जाति के नाम पर फैले भेदभाव को खत्म करना है और दूसरी तरफ वो खुद को ब्राह्मण बताकर पुरानी जातिवादी लकीर को और गहरी कर रहे हैं। बिहार सरकार के जाति जनगणना करवाने और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वो देशव्यापी स्तर पर जातीय जनगणना करवाएंगे। जाति के सवाल को लेकर अगर राहुल गांधी की नीति साफ नहीं दिखती तो सांप्रदायिकता के मसले पर भी उनका या उनकी पार्टी का रवैया अक्सर खामोशी वाला रहा है। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने हिंदू मुस्लिम हिंसा मामले में मुआवजे को लेकर दोनों समुदायों के लोगों से दो तरह का व्यवहार किया। बस्तर में ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासियों को गांव में शवों तक को दफनाने से रोका जाता रहा और पुलिस पर आरोप लगा कि वो मूक दर्शक बनी रही। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के पैरोकार धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में गिरे दिखते रहे हैं। इन मामलों में कभी भी राहुल गांधी का कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। इन सब कारणों से कांग्रेस पर साफ्ट हिंदुत्व के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें आजादी के आंदोलन के समय से ही वामपंथ से लेकर दक्षिण पंथ की तरफ झुकाव रखने वाले नेता साथ साथ काम करते रहे हैं। कारपोरेट जगत के प्रति राहुल गांधी का नजरिया। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कारपोरेट विरोधी हैं। भारत के एक बड़े कारपोरेट घराने में ऊंचे पद पर मौजूद एक व्यक्ति बताते हैं कि राहुल गांधी 1960 से 70 के दशक की राजनीति कर रहे हैं। भारत के आर्थिक प्रगति का कोई मॉडल उनके पास नहीं है। एक अन्य औद्योगिक घराने के अधिकारी का कहना है कि ये पूंजीवाद के बाद का दौर है जिसमें हर व्यक्ति की एक आकांक्षा है। राहुल गांधी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो भारत को आने वाले दिनों में कहां देखना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी इस सपने को जगाने में सक्षम हैं। कुछ स्थानीय कांग्रेसी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, इससे रोजगार पैदा होता है और हमारे ही दल की सरकारों ने देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और फिर उसे आगे भी ले गए। आज राहुल गांधी
जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर गौतम अडानी को लेकर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, एक समय कांग्रेस और धीरू भाई अंबानी के संबंधों को लेकर इसी तरह के सवाल दूसरे भी दल और नेता उठाते रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र और दूसरी कुछ सीटें इसलिए वामपंथी उम्मीदवारों के लिए नहीं छोड़ी क्योंकि पार्टी खनन लॉबी के साथ जुड़ी हुई थी। कांग्रेस में विचारधारा के फिसलन की बात पर वो जोर देकर कहते हैं, दुविधा यह है कि नेहरू के सामाजिक तौर तरीकों को अपनाया जाए या मनमोहन सिंह के समय पर लागू किए गए बाजारवाद को। राहुल गांधी को तय कर लेना चाहिए कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या महज एक सांसद। वो साल 2014 में भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, अभी भी नहीं हैं, मगर साफ तौर पर मना भी नहीं करते हैं। हर व्यक्ति का एक रोल होता है और एक उद्देश्य भी, जैसा नरेंद्र मोदी को लेकर है। राहुल गांधी को भी ये तय करना होगा कि वे लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे। इसके लिए उन्हें अपनी विशेष छवि बनानी पड़ेगी, जिसकी झलक मोदी के त्रिकोणीय रणनीति में दिखाई पड़ती है, जैसे कि सबका साथ सबका विश्वास, मगर उनमें हिंदुओं का दर्जा थोड़ा ऊपर रहेगा। साथ ही भारत का आर्थिक विकास और विश्व पटल पर भारत का स्थान। अगर देखा जाए तो राहुल कभी किसानों कभी आदिवासियों की बात करने लगते हैं, फिर कुछ दिनों बाद जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी को अपने मुद्दों पर लंबे समय तक टिके रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। यदि राहुल गांधी की पिछले साल खत्म हुई भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा किया जाए तो उनकी यात्रा के पहले क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि राहुल गांधी 4500 किलोमीटर की अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जिन जिन लोगों से मिलेंगे, उनके बाद में पार्टी के कार्यकर्ता उन लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे और उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि वे राहुल गांधी के बारे में कैसा नजरिया रखते हैं। क्या यह बात सच है कि राहुल गांधी के राजनीतिक विरोधी उनकी एक खास तरह की छवि बनाने में बहुत हद तक सफल हुए हैं, लेकिन इधर बीच चल रही उनकी यात्राओं के बाद आम लोगों को लगने लगा है कि राहुल गांधी की जो इमेज बनाई गई है वो सही नहीं है। विरोधियों के द्वारा इनकी बिगाड़ी गई छवियों के बाद भी युवाओं का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी से अपने को जोड़े हुए है। भारत में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मोदी सरकार को चुनौती देने वाले नेतृत्व के इंतजार में है। लोगों को लगता है कि देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया तो यह भी चर्चा होने लगी कि वे यह यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि बरसात हो या बर्फानी सर्दी, वे जिस संकल्प को ठान लिए हैं उसे पूरा करके ही मानेंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान सड़कों पर उतरा सामान्य जनमानस उनके साथ सेल्फी ले रहा है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ दिख रही लोगों की ये छवियां उन तस्वीरों से बिल्कुल उलट दिखती हैं, जिसमें पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद को फकीर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित होता है।
मोदी के फोटो शूट्स में अगर कोई व्यक्ति गलती से फ्रेम में आ गया तो उसे बाहर कर दिया जाता है, जबकि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए आम आदमी के पास अपने साथ वापस ले जा सकने वाली राहुल गांधी के साथ की कोई न कोई तस्वीर जरूर होती है, जिसे वह अपने घर की दीवार पर लगा सकता है। 53 साल के राहुल गांधी में यात्रा के दौरान एक भिन्न छवि भी देखी जा रही है, जो 56 इंच के सीने वाले नैरेटिव से अलग है। यात्रा के वीडियोज में राहुल गांधी किसी प्रचंड अधिकारवादी पुरुष जैसे नहीं दिखते, जो आपसे उनके सामने झुकने की इच्छा रखता है। उनमें खुलेपन के साथ मुस्कुराहट की झलक है, मधुरता है और आलिंगन भी है। उनमें लोगों से जुड़ने की ललक है, सामने वाले से मिलने का भाव है और दूसरों में खुद को तलाश करने की भावना भी दिखती है। यदि नरेंद्र मोदी में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की झलक दिखती है, प्रभावी और एक रूपता का नारा झलकता है, तो राहुल गांधी में एक मिलनसार संगीत है, जो संपर्क में आने के बाद लोगों में धीरे धीरे पसरता है और एक मिलनसार सौम्यता प्रदान करता है। हालांकि इंडिया गठबंधन की साथी रही तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर ठनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले गठबंधन की एक बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने रख दिया। इससे प्रतीत होता है कि ममता की नजर में राहुल गांधी अभी मजबूत और आकर्षक नेता नहीं बन पाए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अतुल अंजान कहते हैं कि हाल में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का कारण उनका अहंकार है। वे आगे कहते हैं, इस अहंकार की वजह थी यात्रा में जमा हुई भीड़, जिसे राहुल गांधी और प्रियंका और उनकी पार्टी के लोगों ने अपना समर्थन मान लिया। राहुल गांधी के कभी करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा अब साथ छोड़ चुके हैं। मुंबई से सांसद रह चुके मिलिंद देवड़ा अब कांग्रेस का साथ छोड़कर महाराष्ट्र के शिंदे गुट वाली शिवसेना का तीर कमान संभाल लिए हैं। देवड़ा के पार्टी छोड़ने के बाद राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले युवा ब्रिगेड में अब सिर्फ सचिन पायलट ही कांग्रेस में रह गए हैं। इसी तरह कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। राहुल गांधी या तो इस बात को समझे नहीं अथवा समझना नहीं चाहते हैं कि राजनैतिक वफादारियां बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन पर आधारित होती हैं। खैर, जो साथ छोड़ गए उन्हें कांग्रेस और राहुल गांधी के करीबी होने का बहुत फायदा मिला। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के हक में यह अच्छा ही हुआ कि ये लोग उनका साथ छोड़कर चले गए। उनका जाना किसी विचारधारा के नतीजे में तो था नहीं। वे या तो किसी दबाव में गए या किसी पद के लालच में चले गए। हाल के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी ने जिस तरह नए चेहरों को जगह दी, उसके बाद कुछ लोगों ने इन्हें उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए ये कहना शुरू किया कि इसकी कमी कांग्रेस में है, जिसके कारण पार्टी के युवा राजनीति की अलग राह
बहुत जल्द तलाशने में जुट जा रहे हैं। अगर जानकारों की माने तो राहुल गांधी के निकटतम संबंधों में वैसे लोग ज्यादा हैं जो अपने विषय के माहिर तो हैं लेकिन राजनैतिक दिमाग वाले नहीं हैं। मतलब ऐसे लोग जिनकी पॉलिटिकल सोच किसी लिखी हुई किताब जैसी प्रतीत होती है। जहां तक मेरा मानना है कि राहुल गांधी को आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो खांटी हिंदी प्रदेश के रहने वाले हों और राजनीति को उसी क्षेत्र की जनता के अनुरूप देखते हों, समझते हों। अगर राहुल गांधी के घमंड, गुस्सैल प्रवृत्ति और विद्रोह का विश्लेषण किया जाए तो जिस व्यक्ति को अपनी ही सरकार के कानून की प्रतियां फाड़ने के लिए घमंडी बताया गया हो, जिस पर पप्पू का ठप्पा लगाने की कोशिश की गई हो, जिसे बार बार नामदार कह के पुकारा गया हो, आखिर कैसा है इस तरह के राहुल गांधी का व्यक्तित्व। तो लोगों ने पाया कि राहुल गांधी में किसी तरह का घमंड नहीं दिखता। बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी को अच्छा राजनेता मानने को तैयार नहीं, वे भी उन्हें अच्छा इंसान मानते हैं। तो यह है राहुल गांधी के व्यक्तित्व का विश्लेषण। और राहुल गांधी को अपने कठिन मेहनत में समाज के साथ साथ राजनीति की पाठशाला का वह ककहरा भी समय रहते सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत के लोगों की अपेक्षाएं अभी भी गांधी परिवार, कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और इन्हें विपक्ष में एक विकल्प की तरह देखा जा रहा है। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।